नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। देख रहे हैं आप INS 24/7। वक्त है 5 का पंच का। इस बुलेटिन में हम आपको आज दिन भर की 5 बड़ी और अहम खबरों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। पहली खबर हम आपको बताएंगे जो कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई है। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे रायपुर से, यहां अभनपुर में 10 दिनों तक चला कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर अब खत्म हो गया है। तीसरी खबर, नीमच और शाजापुर को बड़ी सौगात की। सीएम मोहन ने 2 बड़े सोलार पार्कों का उद्घाटन किया। नीमच में 500 मेगावाट के सोलर पार्क और शाजापुर में 450 मेगावाट के सोलर पार्क की सौगात दी। इसे राज्य की क्लीन एनर्जी यात्रा में एक अहम कड़ी बताया जा रहा है। चौथी खबर बारिश के कहर से जुड़ी हुई है। असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मुंबई में भारी बारिश ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। और पांचवी खबर आपको बताएंगे बाबा बर्फानी के दर्शन की। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले सोमवार को बाबा बर्फानी की पहली पूजा की गई। यह यात्रा 57 दिनों तक चलेगी। ये 5 खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और इन्हीं 5 खबरों पर हम ब्रीफ से बात करेंगे। चलिए पहली खबर का रुख करेंगे तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। क्या है पूरी खबर? राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले से सीधा सवाल पूछा कि आखिर इसमें इतनी जल्दी किस बात की हो रही है। अब यह मामला कोर्ट की छुट्टियां खत्म होने के बाद ही सुना जाएगा। इधर पुलिस ने जांच तेज करते हुए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान दर्ज कर लिया है। अन्य पदाधिकारियों के बयान भी जल्द लिए जाएंगे और करीब 140 लोगों से पूछताछ की प्रक्रिया जारी रहेगी। यह भी बता दें आपको कि रविवार को पुलिस टीमों ने अलग अलग ठिकानों
पर पहुंचकर आरोपियों के परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ की। इस दौरान आरोपियों की खरीदी गई संपत्तियों के दस्तावेज, बैंक खातों और आर्थिक लेनदेन की भी जांच की गई। इस कार्रवाई में राजस्व विभाग के अधिकारी और लेखपाल भी शामिल रहे। आरोपियों के घर से पुलिस ने बैंक अकाउंट डिटेल, संपत्ति के कागजात और एक डायरी भी बरामद की है, जिसे मामले से जुड़ा अहम सबूत माना जा रहा है। बता दें कि आज आरोपियों की 3 दिन की न्यायिक हिरासत भी समाप्त होने वाली है। ऐसे में आगे की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच खबर है कि मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी से वकीलों की भावनाएं आहत हुई हैं और अधिकांश वकील आरोपियों की पैरवी नहीं करना चाहते। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सवाल किया कि आखिर इसमें इतनी जल्दी क्यों हो रही है। संभवतः सुप्रीम कोर्ट का इशारा कि कार्रवाई हो तो रही है, गिरफ्तारी हुई है और बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप शर्मा हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ में, उनसे जानेंगे। प्रदीप जी, आपसे जानेंगे कि आखिर कोर्ट इस मामले को तुरंत सुनने से मना क्यों कर रहा है और आगे इस पूरे मामले में आखिर क्या हो सकता है। देखिए, कोर्ट का अपना स्टैंड बहुत जरूरी है। नंबर 1 तो बात यह है कि आजकल वेकेशन चल रही है। वेकेशन के अंदर जितने भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर्स लग रहे हैं वो सारे वो मैटर्स हैं जिसमें या तो किसी की लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी का क्वेश्चन हो या कोई ऐसा कोई मुद्दा हो जिसमें कि आदमी का सब कुछ या किसी भी कंपनी का कुछ स्टेक बहुत बड़ा हो। ये राम मंदिर चोरी का जो इशू है, इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एफआईआर ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है इसके अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट के पास आपको पता है कि अदरवाइज भी इतना वर्कलोड है, पेंडेंसी इतनी है। अगर वो इस तरह से हर एक केस के अंदर अगर इंटरफेरेंस करते रहे और हर एक केस हर आदमी के लिए इंडिविजुअली इम्पोर्टेंट होता है, तो इसमें कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है। वैसे भी इन्वेस्टिगेशन के लिए इसमें अभी एफआईआर हुई है, इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर जाके चार्जशीट फाइल होगी। तो आप जिस भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको कुछ तो थोड़ा बहुत टाइम तो देना ही पड़ेगा ना। और इसमें कोई ऐसी लाइफ एंड लिबर्टी का कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से कुछ है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ठीक कहा। और अदरवाइज क्योंकि वेकेशन बेंच है, वेकेशन बेंच सिर्फ इम्पोर्टेंट केसेस के लिए होती है जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हो। मेरे हिसाब से इसमें कोई ऐसा नेशनल इम्पोर्टेंस का कोई मुद्दा नहीं है। चोरी होती है, वो राम मंदिर हो या कोई मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या कोई अदरवाइज हो। तो ये तो रही बात कि अर्जेंसी क्या थी इसमें और क्यों इसके अंदर आपने लिया नहीं गया। जहां तक आगे क्या होगा इस बारे में बात करनी है, तो इसके बारे में मेरा विचार ये है कि अभी पहले बहुत प्रीमेच्योर होगा कि इस बारे में कुछ भी कमेंट करना। किन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, कौन एक्चुअली कल्प्रिट्स हैं, किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, क्या ये जो लोग इन्वॉल्व जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है उसके बियॉन्ड भी कुछ लोग हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, कितना टोटल अमाउंट है, इस अमाउंट के अलावा क्या ऑर्नामेंट्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह भी है या कितना टोटल अमाउंट है। इसके साथ साथ ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी इन्वेस्टिगेट होगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें चार्जशीट फाइल होगी। चार्जशीट के बाद, क्योंकि चार्जशीट का मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जब चार्जशीट फाइल कर देंगे उसके बाद का ये मुद्दा है कि इसमें आगे क्या होगा। एज ऑफ नाउ आज की स्थिति ये है कि ये बहुत प्रीमेच्योर होगा ये कहना कि किसके खिलाफ क्या होगा। हो सकता है जिनके नाम इसमें अभी हो सकता है उनका कोई रोल ना हो या रोल इतना मिनिमल हो कि मतलब या उनकी नॉलेज में ना हो, किसके ऊपर क्या सेक्शन लगेगी। तो मेरा मानना अपना ये है कि अभी बहुत ही प्रीमेच्योर है ये मामला, इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए और उसके बाद ही फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्या एक्चुअली शेप लेता है ये सारा केस। बिल्कुल, तो देखिए पहला एंगल तो यही है और प्रमुख एंगल भी यही है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाद में भी सुनवाई कर सकता है और वेकेशन बेंच वाली जो बात है जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताई। डॉक्टर प्रदीप शर्मा, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए।
चलिए रुक करेंगे दूसरी खबर का राजधानी रायपुर से। रायपुर के अभनपुर में 10 दिनों तक चला कांग्रेस पार्टी का प्रशिक्षण शिविर समाप्त हो चुका है और जिलाध्यक्षों ने इसे बहुत अच्छा बताया। क्या है पूरी खबर? रायपुर के अभनपुर में आयोजित कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। 20 से 29 जून तक चले इस शिविर के अंतिम दिन राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने जिलाध्यक्षों को पार्टी की रीति नीति, संगठन की कार्यप्रणाली और आगामी राजनीतिक रणनीति पर प्रशिक्षण दिया। समापन सत्र में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आने वाले चुनावों की तैयारियों पर भी मंथन किया। इस दौरान खेड़ा ने यह कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर महंगाई, मनरेगा समेत कई मुद्दों पर अलग अलग सेशन हुए। वहीं शिविर के समापन पर नवनियुक्त जिलाध्यक्षों ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर अलग अलग सेशंस हुए, राष्ट्रीय नेताओं का मार्गदर्शन मिला। बता दें कि कांग्रेस का मानना है कि ऐसे प्रशिक्षण शिविर संगठनात्मक मजबूती के साथ नेतृत्व क्षमता विकसित करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का 10 दिन तक ये प्रशिक्षण शिविर चला अभनपुर में, जो कि अब खत्म हो गया है। और अगर जिलाध्यक्षों की माने नवनियुक्त, तो उनके हिसाब से ये बहुत ही सफल रहा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के बड़े नेता यहां पहुंचे, राहुल गांधी भी आए और ये अच्छा सफल आयोजन कांग्रेस पार्टी का। इसी आवासीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। पवन खेड़ा जी आए और उन्होंने आखिरी जो है सेशन यहाँ पर लिया सभी 40 नवनियुक्त जिलाध्यक्षों का। उनके साथ पीसीसी चीफ बैच भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त हम सीधे बात करेंगे पवन खेड़ा जी से कि उनका क्या कहना है कि किस प्रकार से यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई, क्या कुछ जिलाध्यक्षों को सिखाया गया। आज आपने क्या बात हुई आप लोगों की सेशन? बहुत बढ़िया ये सेशन रहा। 10 दिन में अलग अलग नेताओं ने आकर अपनी अपनी बात भी रखी और यहाँ के जिलाध्यक्षों की बात सुनी। तो ये संवाद था, ये मन की बात नहीं थी प्रधानमंत्री की जैसे होती कि मंच पे गए और हमने बोल दिया। हमने संवाद किया। जितना हम ट्रेनिंग देने आए उससे ज्यादा हम ट्रेनिंग लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जो जिलाध्यक्ष हमारे हैं वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। उन्हें यहाँ का अनुभव है, कैसे मुद्दे को उठाना है, कैसे रखना है, ये सब बातें हमारे जिलाध्यक्षों को हमसे बेहतर। तो देखिए यहाँ पर लगातार जो है वो सभी लोग बात कर रहे हैं। पवन खेड़ा खुद यहाँ पहुंचे हैं। अलग अलग सेशन जो है वो यहाँ पर लिए गए हैं। तमाम जिलाध्यक्ष जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगभग 10 दिवसीय ये आवासीय प्रशिक्षण शिविर था, जिसमें तमाम 40 नवनियुक्त जिलाध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्हें फील्ड विजिट से लेकर के तमाम अलग अलग गतिविधियों को लेकर के किन किन मुद्दों को उठाना है, कैसे आने वाले समय में कामकाज करना है, इसको लेकर के जो है वो प्रशिक्षण दिया गया। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, NH 24/7 रायपुर। सहयोगी मोहम्मद हसन हमारे साथ में है फोन लाइन पर। हसन, 10 दिनों तक चला ये प्रशिक्षण शिविर, इसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के बड़े नेता भी आए। पवन खेड़ा को अभी जस्ट हमने सुना, आपने ही उनसे बातचीत की। राहुल गांधी भी आए थे। कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, खासकर के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जो हैं, वो आखिर इस प्रशिक्षण शिविर को, जो कि सफल रहा, जो कि कांग्रेस पार्टी बता रही है, वो कैसे देखते हैं? उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, निश्चित रूप से 20 जून से लेकर के 29 जून तक राजधानी रायपुर के अभनपुर में नवनियुक्त, जो कि संगठन सृजन अभियान के माध्यम से 40 नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी, उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम चला, जिसमें राहुल गांधी से लेकर के केसी वेणुगोपाल, इसके अलावा अगर बात करें अलका लांबा जैसे कई राष्ट्रीय नेता इसमें शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने खुद यहाँ पर सेशन लिया। जिलाध्यक्षों को अलग अलग ट्रेनिंग जो है वो दी गई, प्रोग्राम चलाया गया। इसके अलावा फील्ड विजिट करवाया गया। आगे राजनीति कैसे करना है, कई महत्वपूर्ण विषयों पर जो है उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही साथ राहुल गांधी ने एक और बड़ी ही अहम बात कही जिलाध्यक्षों से कि वे बड़े नेताओं के पीछे ना घूमे, बल्कि फील्ड में काम करें, सीधे जनता से कनेक्ट हो, पार्टी जो है वो ग्राउंड स्तर पर काम करे और मजबूत रहे। साथ ही अपने वरिष्ठ नेताओं का सहयोग करें, ना कि बड़े नेताओं के पीछे घूमे। इसके अलावा जो टिकट वितरण को लेकर के अक्सर कांग्रेस में राजनीति होती है, कई बड़े नामों का प्रभाव होता है, उसको लेकर के भी राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है आने वाले चुनाव में जो टिकट वितरण होगा तो जो नाम सामने आएंगे उस पर जिलाध्यक्षों की भी राय अलग से ली जाएगी। यानी कि अब जिलाध्यक्षों को कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण पावर दिया गया है, प्रशिक्षण दिया गया है कैसे काम करना है, साथ ही उनके पावर भी बढ़ाए गए हैं। कुल मिलाकर के राष्ट्रीय नेताओं का सीधे जिलाध्यक्षों से संवाद होना
एक बात तो साफ है कि अब पार्टी जो है ग्राउंड स्तर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस ने इसी प्रकार से प्रशिक्षण शिविर चलाया। छत्तीसगढ़ में ये पहला मौका था जब यहाँ के जिलाध्यक्षों को सीधे राष्ट्रीय नेता द्वारा आवासीय प्रशिक्षण शिविर चला, यानी कि 10 दिनों तक पूरे जिलाध्यक्ष अपना बोरिया बिस्तर लेकर के एक ही जगह पर थे और 10 दिनों तक उनका ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चला है। अब बड़े नेताओं का ये भी दावा है आपसी गुटबाजी तो कम होगी ही, पार्टी मजबूत तो होगी ही, साथ ही अब आने वाले समय में और आक्रामक रूप जो है वो कांग्रेस का देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो बड़े नेताओं का सीधा निर्देश है ये जिलाध्यक्षों कि आपको बड़े नेताओं के पीछे नहीं घूमना है, बल्कि काम करिए अपने क्षेत्र में और पार्टी को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करिए। हसन, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस के 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। तमाम जिलाध्यक्ष जो है एक के बाद एक यहाँ पर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना अपना बोरिया बिस्तर लेकर के 10 दिनों तक यहाँ पर थे। सुरजीत सिंह ठाकुर जी भी है हमारे साथ, जिलाध्यक्ष हैं। क्या सिखाया गया प्रशिक्षण में, क्या सीखने को मिला आप लोग? हमको प्रशिक्षण में हम जनता से कैसे जुड़े, जनता के मुद्दों को लेकर कैसे जुड़े और हम अपना काम करें, किसी को देखें ना, हम अपने काम के से जनता तक जाएं, जनता तक अपनी बात पहुंचाएं। ये हम सबको, और हमको अपने आप पे कैसे अपने आप को विकसित करना है, अपने आप पे कंट्रोल करना है, ये गुर हमको सिखाया गया है। साथ ही हम हमारे ट्रेनरों का, हमारे सभी पीसीसी के पदाधिकारियों का, हमारे अध्यक्ष जी का, हमारे सीएलपी लीडर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास किए। बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार नेताओं में मनमुटाव भी हो जाता है, उसको लेकर के भी कुछ बताया गया कि कैसे पार्टी को मजबूत रखें, संगठन को कैसे मजबूत रखें? नहीं, संगठन में सामंजस्य बना करके सबको साथ लेकर के चलने का, सबका सम्मान करने का और सबको पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़कर चलने का सीख हमको दिया गया है। और कोई गुटबाजी का बात नहीं है, सब कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और आने वाले समय में सरकार बनाने में सब मिलजुल कर काम करेंगे। राजन पप्पू बंजारी जी भी हैं, ग्रामीण के जिलाध्यक्ष हैं। 10 दिनों तक यहाँ पर रहे, क्या सीखा आप लोगों ने, कैसे फील्ड विजिट कराया गया, क्या कुछ सीखने को मिला? देखिए, हम लोग मनरेगा मजदूरों के पास गए, उनका एक दिन का जीवन कैसे होता है श्रमिक का, उनको जिया, उनके साथ काम किया, उनके दुख दर्द को बांटे और जो विसंगतियां है इस सरकार पर हमसे चर्चा किया। पहले काम आधारित, मांग आधारित काम मिला करता था, अब डिमांड जो है सरकार भेजेगी उसका क्या करना है क्षेत्रों में, तो ये हम लोग जाके जिया। और दूसरी चीज, एक दिन गांव में जाके गरीबों के यहाँ रहा कि उनका जीवन रहन सहन कैसा है। हम तो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, बचपन से जानते हैं कि हम लोग कैसे हम लोग रहे हैं, फिर आगे बढ़े, तो जो शिक्षा ग्रहण करके आगे ये हम लोग कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं। और जो प्रशिक्षण में मिला है वो बहुत ही हम लोग को प्रभावित किया है। देखिए, प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। ये वही जगह है, ये वही हॉल है जो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। इसी जगह पर प्रशिक्षण जो है तमाम जिलाध्यक्षों को दिया गया। 10 दिनों तक जिलाध्यक्षों को यहीं रखा गया, अपना बोरिया बिस्तर सामान लेकर के। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, इसके अलावा अलका लांबा समेत कई राष्ट्रीय नेता यहाँ पर पहुंचे। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, यहाँ के बड़े नेता भूपेश बघेल, चरणदास महंत समेत तमाम लोगों ने अलग अलग प्रशिक्षण दिया। बड़ी बात यह है कि अक्सर जो टिकट वितरण को लेकर के बात होती है, अब जिलाध्यक्षों की भी राय बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगी। ऐसा खुद राहुल गांधी ने प्रशिक्षण शिविर के दौरान जिलाध्यक्षों से कहा है। साथ ही साथ जो बड़े नेता है उनके पीछे चक्कर ना लगाएं, बल्कि फील्ड में काम करें, जनता के बीच ज्यादा जाए नेता, ऐसा भी राहुल गांधी ने प्रशिक्षण शिविर के दौरान कहा। ये तमाम जिलाध्यक्षों ने जानकारी दी। और आज अंतिम दिन पवन खेड़ा खुद यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने भी राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर के अपने अलग अलग इलाकों के मुद्दों को कैसे उठाएं, कैसे सभी को जोड़ करके चले, इन तमाम चीजों पर प्रशिक्षण दिया। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NS 24/7 रायपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए आज बड़ा काम किया। क्या है पूरी खबर? मध्य प्रदेश के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नीमच से प्रदेश के 2 बड़े सोलार पार्कों का उन्होंने उद्घाटन किया। नीमच में 500 मेगावाट का सोलार पार्क और शाजापुर में 450 मेगावाट का सोलार पार्क राज्य की क्लीन एनर्जी यात्रा में एक अहम कड़ी साबित होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीमच जिले में करीब 1553 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत वाली 38 औद्योगिक परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इनमें 30 नई औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और 8 इकाइयों का लोकार्पण शामिल है। इस परियोजनाओं में फूड प्रोसेसिंग, मसाला उद्योग,
प्लास्टिक उत्पाद, सीमेंट उत्पाद और अन्य विनिर्माण इकाइयां शामिल हैं, जिससे जिले में 3,201 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए आज मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया। नीमच और शाजापुर में 2 बड़े सोलार पार्कों का देखिए उद्घाटन किया गया। एक 500 मेगावाट का है, दूसरा 450 मेगावाट का है और प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट रोजगार सृजन की जो आंकड़े हैं वो 3,000 से ज्यादा है और इससे ज्यादा इनडायरेक्ट जब ये और आगे बढ़ती है ये परियोजना तो इससे और रोजगार पैदा होंगे। चलिए रुक करेंगे चौथी खबर का और आपको बताएंगे कि कैसे कुछ राज्यों में, कुछ शहरों में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। क्या है पूरी खबर? देश भर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और कई राज्यों में भारी बारिश आफत बन गई है। मुंबई में मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं, कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित है और अंधेरी सबवे को पानी भरने के कारण बंद करना पड़ा है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 3 घंटे की बारिश ने बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही मचा दी, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर है। असम में केमी नदी की बाढ़ से 300 मीटर लंबा लोहे का पुल बह गया, जबकि सिक्किम के जोंगू क्षेत्र में पीखोला नदी पर बना बेली ब्रिज भी तेज बहाव में बह गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तबाही की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है, भूस्खलन हो रहा है। ये देखिए आप देख पा, जो दूसरी तस्वीर है उसमें साफ साफ देख पा रहे हैं किस तरीके से भूस्खलन हो रहा है। अंधेरी सबवे पानी भरने की वजह से इसे बंद कर दिया गया है। अरुणाचल में बाढ़ जैसी स्थिति, असम में बाढ़ से 300 मीटर लंबे लोहे का पुल बह गया, सिक्किम में भी ऐसा ही एक बेली ब्रिज पुल बह गया। कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर हमने देखा कि ये देखिए, ये तस्वीर देखिए कैसे गाड़ी के पहिए जो हैं वो पूरी की तरीके से समा गए हैं बारिश के पानी में। आवाजाही करने के लिए लोगों को समस्या हो रही है। चलिए 5वीं खबर आपको बताएंगे और बताएंगे कैसे अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले बाबा बर्फानी की पूजा की गई। क्या है पूरी खबर? तो अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले बाबा बर्फानी की पूजा की गई। ये पहली पूजा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड यानी कि SASB के अध्यक्ष मनोज सिन्हा पूजा में शामिल हुए। बता दें कि इस साल 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। कुल 57 दिनों तक यह यात्रा चलेगी। बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल से अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। श्रद्धालुओं का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा रूट के लिए रवाना होगा। तो देखिए, अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले सोमवार को बाबा बर्फानी की पहली पूजा की गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा पूजा में शामिल हुए। इस साल 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। कुल 57 दिनों तक यह यात्रा चलेगी। बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल से अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। श्रद्धालुओं का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा रूट के लिए रवाना होगा।
इसी के साथ 5 के पंच में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।